हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री का दूसरा अध्याय का पार्ट 2 करेंगे। हमने पार्ट 1 में बहुत कुछ बातें जो कि भारत और समकालीन विश्व में आपने इसका दूसरा अध्याय का नाम जो था भारत में राष्ट्रवाद के 2 पॉइंट जो थे हमने समाप्त कर दिए थे। अब तीसरा यहाँ पर पॉइंट में देखेंगे सविनय अवज्ञा की और हम बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे पहला पैराग्राफ का पॉइंट है कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। ये फरवरी 1922। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। 2 नाम आप याद रखेंगे, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलनों और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में 2 ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजरने लगे थे। अब यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है कि साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया। प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाला लाजपत राय का यहाँ पर याद रखेंगे। साइमन कमीशन के विरोध के खिलाफ इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इनका मृत्यु लाठी लगने से होता है, पुलिस के लाठी लगने से। अब देखिए यहाँ पर कि इसी जब आगे की बात होती है कि इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोली सरकार ने सर जॉन साइमन, नाम साइमन कमीशन जो था वो सर जॉन साइमन के नाम पर था, के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग गठन किया गया कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक याद रखेंगे। यहाँ से जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। और इसमें जो याद रखना है जो पॉइंट है वो है कि इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह पॉइंट बनता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। यहाँ पर 1928 साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंच जाता है, ठीक है। 1928 में जब भारत जो है साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ मतलब साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ किया गया था, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया।
इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियल स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। ये याद रखेंगे। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यम मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। देखिए, उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इसी 26 जनवरी के याद में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। अब है कि इस उत्सव की और बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। अब हम एक चित्र जो यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में आपको बताते हैं। जो लिखा गया है कि इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक 1931 में। देखिए, महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बाएं में और जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे दाएं में और सुभाष चंद्र बोस बाएं से 5वें स्थान पर। यहाँ पर आपको सुभाष चंद्र बोस देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर जो नेता है वो क्या कर रहे हैं, अपनी बैठक कर रहे हैं इलाहाबाद में। अब आगे है एक जो स्रोत है उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम नमक यात्रा को पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर स्रोत ग है कि स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930। यहाँ पर लिखा गया है कि हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी यह एक अहर्निय अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है तो जनता को भी जो सरकार को बदलने या उससे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में वितरानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि उसने जनता का शोषण किया है और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया है। इसीलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे जो होगा नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, इसमें लिखा गया है कि देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। ये याद रखेंगे, 31 जनवरी 1930। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। बहुत ही 11 सूत्री मांग जो है बार बार पूछा जाता है। इनमें कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर, गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसीलिए नमक
पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजाज़ेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। देखिए, महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम मतलब चेतावनी की तरह थी और उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी थी। 78 बार-बार पूछा जाता है। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। ये पॉइंट पूरा का पूरा याद रखेंगे। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। बहुत बार क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा भी पूछा जा चुका है, कितने दिन का जो है सफर था, तो 24 दिन का। गांधी जी भी रुकते गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। तो ये बात यहाँ से यहाँ तक पूरा क्वेश्चन जो है आपको हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में मिलता है, जो पॉइंट यहाँ पर आपने पढ़ा। अब है कि यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन और सहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, क्वेश्चन है। तो इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पैकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये दांडी मार्च नमक यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ 78 सहयोगी भी गए थे। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा से जुड़ते गए थे। अगला पॉइंट है इसमें कि इन घटनाओं से जो है चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंदगारियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीनों भर बाद जब गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। ब्रिटिश सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। यहाँ पर सत्याग्रहियों पर हमला करती पुलिस को 1930 में दिखाया गया है। देखिए आगे क्या होता है कि महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 मार्च, ठीक है। इरविन के साथ समझौता डेट पूछा जाता है 5 मार्च 1931। इस गांधी इरविन समझौतों के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर सहमति व्यक्त कर दी। तो गांधी जी दूसरे जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन जो है का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। पहले में नहीं जाता है, दूसरे में जाता है, तीसरे में भी नहीं जाता है। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए।
यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। बाहरी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते-आते इसकी गति क्या हुई? मंद पड़ने लगी थी। अब देखिए लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? तो आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे? उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया? उनके आदर्श क्या थे? उनके लिए स्वराज क्या मायने थे? मतलब स्वराज का क्या मायना था? देखिए आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे? उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया? उनके आदर्श क्या थे? उनके लिए स्वराज के मायने क्या मायने थे? ये हमने 2 बार आपको बता दिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है? अब देखिए होता क्या है कि गाँव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने वाले व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी मदद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़-चढ़ का समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी चाहते थे। उन्हें उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराज़गी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। अभी एक यहाँ पर पॉइंट है, वो है स्रोत में की बॉक्स है। बॉक्स में लिखा गया है कि क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। देखिए लिखा गया है कि बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के ज़रिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, जिसको HSRA कहते हैं, की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह जतीन दास और अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देश के विभिन्न
भागों में कार्रवाइयाँ करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका। ये बम फेंकने वाली घटना बार-बार पूछता है। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। उनमें अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। ठीक है? ये शब्दार्थ इनके याद रखेंगे। आगे है कि क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है, जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्शों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। देखिए आगे लिखा है कि हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुक है, मतलब उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बम कांड का सेशन कोर्ट का बयान ये जो है दिया गया था 6 जून 1929 दिल्ली। भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज जगमोहन सिंह, चमनलाल से उद्धृत राजकमल पेपरवर्क्स दिसंबर यहाँ पर सॉरी दिल्ली 2005। अब आगे हम चलेंगे। इसमें जो होगा अगला पॉइंट होगा कि व्यवसायी वर्ग जो है व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, क्वेश्चन है। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। वे अपने विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। देखेंगे इसमें अध्याय 5 में। अपने कारोबारों को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों में संगठित करने के लिए उन्हें 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, इसको फिक्की कहते हैं, का गठन किया। 1927 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1920 भी याद रखेंगे। दोनों का दोनों क्वेश्चन बार-बार पूछता है। देखिए पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जी.डी. बिरला जैसे जाने-माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियां का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। आगे है कि औद्योगिक श्रमिक वर्ग के सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा
और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे-जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मज़दूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मज़दूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जोर लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की 3 खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यस्थल में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। आगे है यहाँ पर कुछ जो है डेट है उसको देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जैसे है डेट 1918-19 बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जनवरी 1921 असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू। और फरवरी 1922 चौरा-चौरी गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। मई 1924 आलोली सीताराम राजू की गिरफ्तारी, 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त। 1929 दिसंबर में लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। मार्च 1930 में गांधी जी दांडी में नमक कानून उल्लंघन करके अधिनियम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। मार्च 1931 है वो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेते हैं। दिसंबर 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ होता है। अब आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर है कि सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा-चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। ठीक है? और कांग्रेस की उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही जो है दिलचस्पी थी। ये गांधी जी का वक्तव्य आप याद रखेंगे। अब हम आगे चलेंगे। इसमें जो है देख सकते हैं एक चित्र जिसमें जो राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतों की भी शामिल थी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने घर से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी। इस चित्र में आप बच्चों को गोद में लिए बहुत सारी ज़्यादा उम्र वाली औरतों और माँओं को भी जुलूस में देख सकते हैं। ठीक है? अब आगे। अब है कि सविनय अवज्ञा की सीमाएँ। देखिए सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणाएँ से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था।
वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि असंपृक्तता मतलब छुआछूत को खत्म किए बिना और बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। ये भी वक्तव्य गांधी जी का याद रखेंगे। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया, ये गांधी जी का कहना है। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वाले को मैला ढोने वाले के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात आम जो है खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। आगे है कि डॉक्टर अंबेडकर 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन डी प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इस में दमित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन जो है कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखता रहा। आगे है कि भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। 1932 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। ये महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद सेवाग्राम आश्रम, वर्धा 1935 की तस्वीर थी। आगे है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए तो मुस्लिम बहुल प्रांत मतलब बंगाल और पंजाब मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में
हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में और जो है अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति को पहचान खो और जो है संस्कृति और पहचान खो जाएगी। अब है स्रोतगृह। देखिए, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल के मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया। माना जाता है कि बाद में सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज़ उठी, उसका बौद्धिक औचित्य उनके इसी बयान से उपजा था। उन्होंने जो कहा था इस प्रकार है। देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे यह कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर अस्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उसके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए, तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा। परंतु समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है, वह नीच और अक्षम है। मैं अन्य समुदायों के रीति-रिवाजों, धर्मों और सामाजिक संस्थानों का आगाध सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो मैं उनके उपासना स्थलों की भी रक्षा करूँगा। लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है। जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव क्रियात्मक तत्व के रूप में समो दिया है। आगे है, उन्होंने कहा कि ऐसे में अपने उच्चतर आयाम में सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयाँ भूभागों में बटी हुई नहीं है। भारत में सामुदायिक समूहों को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही मांग बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है, क्योंकि यह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें कोई भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशिष्टताएं बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। भारत नस्ली और धार्मिक विशिष्टताओं वाला देश है। इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमज़ोर है। उन पर भारी कर्जे हैं, खास तौर से पंजाब में और कई प्रांतों में उनकी संख्या कम है। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है। ठीक है? इनके द्वारा जो कहा गया ये सारे वाक्य थे। अब हम पढ़ेंगे जो होगा सामूहिक अपनेपन का भाव। यह देख रहे हैं आप बाल गंगाधर तिलक की तस्वीर है, 20वीं सदी के शुरू की तस्वीर। यह ध्यान से देखें तो तिलक एकता के प्रतीकों से घिरे हुए चित्र में चारों ओर विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च, मस्जिद चित्रित किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं।
अब आगे चलेंगे जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं के संबंध अलग-अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। उनके अलावा बहुत सारे सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं, जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो-दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। अगर जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। ये चित्र आप देख सकते हैं। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके ज़रिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ जो है भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगे। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। भारत में जो है ये बात याद रखना है कि वंदे मातरम, जनगण मन ये दोनों बहुत ही बार जो है क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जाता है। और यह भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में आप जानते हैं कि है वंदे मातरम। तो यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1870 में लिखे गए जो गीत हैं वंदे मातरम गीत जो इनके द्वारा लिखा गया बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये किससे लिया गया तो बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। ये जो है उसके बाद क्या करते हैं कि इसको अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल करते हैं। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि किस उपन्यास में यह गीत है? तो यह वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित है। आगे आगे है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। और इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। वह शांत, गंभीर, दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विभिन्न रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। ये देख सकते हैं भारत माता की तस्वीर बनाई गई रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 में। आगे है कि राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटो व चरणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को तर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों व जन श्रोतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना ज़रूरी था। आगे है कि बंगाल में खुद रवींद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है।
अब इससे पहले हम आपको चित्र के बारे में बता दें, जो भारत माता का चित्र आप देख रहे हैं, यह यहाँ जो है दर्शाई गई माँ की छवि शिक्षा, भोजन, कपड़े दे रही है। और जो है एक हाथ में माला उनकी सन्यासी गुण को रेखांकित करती है, और पूर्ववर्ती रवि वर्मा की जो है भांति अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया, जिसे बच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। अब एक चित्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जवाहरलाल नेहरू, एक लोकप्रिय चित्र। इसमें भारत माता और भारत के नक्शे को हृदय के पास रखे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्याण में बहुत महत्वपूर्ण था। अब इसका अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है कि जैसे-जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और बिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। आगे यहाँ पर एक भारत माता का तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि भारत माता की यह छवि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल और वह हाथी व शेर के बीच खड़ी हैं। ये दोनों शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। आगे है कि इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। 19वीं सदी के अंत तक आते-आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियां की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल-फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था, वह हिंदुओं का अतीत था। देखिए, जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था, वे हिंदू प्रतीक थे, इसीलिए अन्य समुदायों के लोग अलग-थलग महसूस करने लगे। ये स्रोत है, उसमें देखेंगे, जिसमें लिखा गया है कि पुराने पुराने ज़माने में भारत आने वाले विदेशी यात्री आर्यवंश के लोगों के साहस, सच्चाई और विनम्रता पर चकित रह जाते थे, जब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते हैं। उस ज़माने में हिंदू विजय के लिए निकलते थे और तातार चीन व अन्य देशों में अपनी विजय पताका फहराते थे। अब एक क्षुद्र से द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। यह जो है तारिणी चंद चट्टोपाध्याय भारतवर्ष का इतिहास खंड 1 1858 में लिखित है।
अगला है कि यहाँ पर निष्कर्ष अब होगा, समाप्त आपका अध्याय होता है। निष्कर्ष में है कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। भारतीय सॉरी महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग-अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसीलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना-अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर ना चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के क्षण आ जाते थे। संक्षेप में, जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में औरत का एक जुलूस। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए क्रिप्स मिशन की असफलता एक जो है एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 ईस्वी को अपने कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता व भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का जो है भाषण दिया था। भारत छोड़ो के इन आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया, तो लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोग ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से जो है मंदाकिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से ज़्यादा समय लग गया। तो इस प्रकार से आपका यह जो है अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय जो समाप्त होता है। बार-बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, वीडियो में। जो ये आपका जो दूसरा अध्याय था वो समाप्त हो गया। अब अगला जो अध्याय होगा वो हम आपको देंगे लेकर।